अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा लॉगरिथम्स और डेसिबल्स के बारे में बताना ज़रूरी है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। लॉगरिथम आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे, उसका मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, या कोशिश करता हूँ इसको ज़रा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि एक नंबर है आपके पास b, उसकी एक पावर है x, तो वो आपके पास नंबर देता है n। अच्छा, जैसा कि 10 है, 10⁻², इसका मतलब ये है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ और इसने आपको दे दिया 100। 10⁻5, ये 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसने आपको दे दिया 1000। अभी आप इसको छोड़ दें, एक मिनट, इसको अभी आप छोड़ दें, मैं अभी आपको यहीं से समझाता हूँ। इसी तरह जब मैं करता हूँ 2⁻3, तो ये मुझे देता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8। सही। अच्छा, अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि जब मैं इसको लिखता हूँ लॉगरिथम की ज़बान में, log bn, यही आपके पास x है, यही b है, यही n है, इसके हिसाब से लिखता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि 100, 10 की कौन सी पावर के साथ 100 आएगा, राइट? मैं देसी ज़बान में बता रहा हूँ। जब मैं लिखता हूँ log 10 ऑफ 100, यानी कि इसकी बेस 10 है, दैट मीन्स कि 10 की कौन सी पावर पे 100 आएगा, तो वो आपके पास आता है 2। 10⁻2 आपके पास 100 आता है। इसी तरह 10 की कौन सी पावर पे 1,00,000 आएगा, तो वो आपके पास है 10⁻5 पे। इसी तरह अगर मैं बेस चेंज कर दूँ, बेस 2 बना दूँ या बेस ई बना दूँ, बेस 2 क्या है, 2 की कौन सी पावर पे मेरे पास 8 आएगा, तो मुझे मालूम हुआ कि 2 की थर्ड पावर पे मेरे पास आता है 8। ई मेरे पास जो है ना, ये नेचुरल लॉगरिथम के लिए यूज़ होता है। ई की वैल्यू होती है 2.71828। तो e⁻²2 इज इक्वल टू 7.39। ये आप देख सकते हैं, e⁻², यानी कि 2.7828 मल्टीप्लाई बाय 2.7828 मेरे पास 7.39 आता है। ओके, अब नोटेशन जो है ना, जो 10 जिसकी बेस है उसके लिए हम सिंपल LOG लिखते हैं, और जिसकी बेस ई है उसके लिए हम लोग LN लिखते हैं, राइट? अब आप टेबल से भी इसको देख सकते हैं। LN वाले को आप नेचुरल लॉग कहते हैं और LOG वाले को आप कॉमन लॉग कहते हैं। आपके पास कैलकुलेटर भी है, आपके पास टेबल भी है, जो आपके पास आसान मीडियम है आप उसके ज़रिए करने की कोशिश करें। अब log 40 का मतलब क्या है? log 40 का मतलब है 10⁻⁻ समथिंग इज इक्वल टू 40। 10⁻⁻ समथिंग इज इक्वल टू 40, तो मुझे मालूम हुआ 10⁻1.6 मेरे पास 40 आता है। इसी तरह आप बड़े नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। log 2400 मेरे पास 3.38 आता है, और log 8 मेरे पास 0.9 आता है। 10⁻0.9 इज इक्वल टू 8। ओके, अच्छा, 10 से जब नंबर छोटा है तो मेरे पास आंसर 1 से छोटा आएगा, राइट? log 1 क्या होगा, इसके बारे में ज़रा इसको पॉज करके सोचने की कोशिश करो। मैं लिखा हुआ है log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 0 का मतलब ये है कि 10 की कौन सी पावर पे मेरे पास आंसर आएगा 1, तो मालूम हुआ एवरीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर log 1 का आंसर मेरे पास है 0। log 0.1 भी एग्जिस्ट करता है, राइट? जो आपके पास 0 से लेके 1 तक नंबर्स हैं उनका आंसर आपके पास नेगेटिव में आता है। log 0.1 का मतलब ये है कि 10⁻⁻1 विच इज़ इक्वल टू 1/10, और जो 0.1 होता है, तो यहाँ पे log 0.1 मेरे पास -1 आएगा, यानी कि 10 की -1th पावर पे आपके पास 0.1 आता है। लेकिन log 0 आपके पास फेल हो जाता है, क्योंकि 10 की ऐसी कोई पावर नहीं जिसके बाद आपके पास 0 आए। इसी तरह 10 की कोई ऐसी पावर नहीं है जिसके बाद आपके पास नेगेटिव नंबर आए। तो log 0 और नेगेटिव नंबर्स के लिए आपका लॉगरिथम काम नहीं करता। आई होप कि ये जो कॉमन लॉग है 10 पावर वाला, इसकी कुछ बेसिक्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसको पॉज करके बार बार देखें, मैं ये रिकमेंड करूँगा। अब आगे चलते हैं, इसकी ज़रा कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशंस होती हैं उसको ये एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल, बल्कि मैं करा ही देता, ये आप कैलकुलेटर से खुद ही कर लीजिएगा।
यूँ समझ लें कि log ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि log ऑफ 60 ये बनेगा log 12 प्लस log 5। ये कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। इस तरह से जो बड़ी हमारे पास मैथमेटिक्स में पुराने वक्तों में डिफरेंट कैलकुलेशंस थी इस तरह की, मल्टीप्लिकेशन की, वो उसको कन्वर्ट कर देता है एडिशन में, और जो डिवीजन की वो उसको सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह जो पावर होती है a⁻n ये इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो आसान हो जाती थी। दैट्स वाई 17th-13th सेंचुरी में ये फ्रिक्वेंटली यूज़ हुआ है। अच्छा, अब अगली बात आ रही है ईजी टू प्लॉट वाइड रेंज ऑफ डेटा एंड ईजी टू कंपेयर विदाउट यूज़ ऑफ लार्ज और स्मॉल नंबर्स। इस बात का क्या मतलब है? देखो ज़रा, इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लीनियर ग्राफ बनाता हूँ। लीनियर ग्राफ से मुराद ये है कि जो हम पुराने वक्तों में, मतलब जो नॉर्मली हम लोग स्पीड का या वेलोसिटी के ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वांटिटी बढ़ रही होती है, यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक फ़िक्स रेंज तक हमें ग्राफ दे सकता है। मतलब ये है कि अगर आपका नंबर बहुत बड़ा है, आपका नंबर 1 हर्ट्ज़ से लेके 1 मेगाहर्ट्ज़ है, आपकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन इस हद तक है, तो फिर ये जो लीनियर ग्राफ है ना, ये आपका फेल हो जाता है, क्योंकि मैं कितना ज़्यादा डिफरेंस ले सकता हूँ, 1000, 2000, 3000। अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ की बात करूँगा ना, तो ये मैं ऐसे खींचता चला जाऊँगा, पता नहीं कहाँ तक मेरा पेज जाएगा, मेरे पास इतना बड़ा पेज नहीं है। तो ऐसे केस में मेरे पास जो लॉगरिथमिक ग्राफ है ना, वो फ़ायदा देता है। इस बात का क्या मतलब है? ये मेरे पास एक लॉगरिथमिक ग्राफ है, पहले 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, 10⁴, 5, 6, 7। लॉगरिथमिक ग्राफ आपके पास इस तरह से बना हुआ होता है, राइट? तो जो बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स हैं, वहाँ पे आप लोग हमेशा लॉगरिथमिक ग्राफ्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएशन रेंज बहुत बड़ी होती है इसकी, इन नंबर्स की। अभी एग्जांपल मेरे पास जहन में आ गई, जो हमारी ऑडिबल रेंज है ना फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी की, वो है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो नॉर्मली जो इस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, ये इस तरह के लॉगरिथमिक ग्राफ्स पे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा आसान लगता है ये काम। एक मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, जो आपकी बुक में लॉगरिथमिक ग्राफ बना हुआ है ना, मैं ऐसा प्लॉट कर नहीं सकता। ये देखो, ये आपके पास इस तरह लॉगरिथमिक ग्राफ बना हुआ है। ये 0, 10, 100, इसी तरह नेक्स्ट 1000 होगा, अगला 10⁴, 10⁵, इस तरह का होगा। और ये जो इसके दरमियान में गैप्स भी हैं ना, ये गैप भी क्यों है? पहला जो गैप है ना, ये 30% है, दूसरा गैप तकरीबन ये 48% है, और तीसरा गैप 60% है इस पूरे वैल्यू का। इस पूरी का जो 30% है वो 1 से लेके 2 तक है, 48% 1 से लेकर 3 तक, और 60% 1 से लेकर 4 तक। इसी तरह 5, 6, 7 ये बन जाएगा तकरीबन 69.9, यानी कि 70%, 77%, 84%, 90 और 95%। 9 तक 95% होता है, और फिर 100% आपके पास 10 हो जाता है। लॉगरिथमिक ग्राफ आपके पास इस तरह से बना होता है, आप इस तरह के ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, और बहुत बड़े नंबर हो, बहुत छोटे नंबर्स हों, इस तरह के ग्राफ में वो फ़ायदा देते हैं। अच्छा, तो आई होप कि लॉग क्या चीज़ होती है, लॉगरिथम क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, मेरे ख्याल से ये सो फॉर आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग ज़रा डेसिबल की तरफ चलते हैं। देखो, ऐसे केसेस के अंदर हम एक यूनिट यूज़ करते हैं डेसिबल्स, यानी कि 1 बेल जो यूनिट है ना हमारे पास गेन का, ये गेन का यूनिट होता है बेल, वो 10 डेसिबल के बराबर हम लोग लिखते हैं इसको। डेसिबल क्यों लिखते हैं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगी ये बात। गेन नॉर्मली जो बेल में होता है ना हमारे पास, वो होता है log P आउट ओवर P इन। पावर है हमारे पास, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट ऑफ log, ये हमारे पास है गेन, मतलब सिंपल बेल के अंदर। अब जब डेसिबल में लिखूंगा ना, तो ये मेरे पास 10 log बन जाएगा। 10 log इज इक्वल टू P आउट ओवर P इन।
तो ये आपने सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब डेसिबल में गेन होगा तो पावर आउट डिवाइड बाय पावर इन, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके लॉग, इस पावर आउट डिवाइड बाय पावर इन के लॉग को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ये हमारे पास dB में गेन होगा। अच्छा, अब क्या है, P इज इक्वल टू वी आई या वी स्क्वायर ओवर आर। मैंने इधर वी स्क्वायर ओवर आर लिख दिया, आर से कट गया, वी आउट डिवाइड बाई वी इन, दोनों का स्क्वायर, ये होल का स्क्वायर हो गया। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए रेस टू पावर एन, यानी कि अगर कोई एक्सपोनेंट हो वो एक्सपोनेंट लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि एन इंटू लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ समथिंग डिवाइड बाय 2, ओ सॉरी इसकी पावर 2। अब ये जो 2 है ये स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 10 आगे लॉग वी आउट ओवर वी इन, तो 20 लॉग डिवाइड बाई वी आउट ओवर वी इन। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज गेन की तो फिर डेसिबल में निकालने के लिए इसका 20 लॉग लेंगे। आगे बात समझ? अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा और तरीके से समझते हैं। अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि भाई बड़ी रेंज के जो नंबर्स हैं ना उनको हम लोग लॉगरिथम पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज है 5, आउटपुट वोल्टेज है 12, तो डेसिबल में ये मेरे पास आता है 7.6 dB। अपने जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें आप देख लें कितना आपके पास बनेगा वोल्टेज गेन। डेसिबल में ये मेरे पास सिंपल 7.6 आता है। लेकिन अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज है 5 मिली वोल्ट, वी आउट मेरे पास 12 आता है, डेसिबल में ये मेरे पास 67.6 dB आएगा। अगर यही मैं सिंपल AV विदाउट डेसिबल्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास थाउजेंड्स में आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करने लगूंगा ना तो फिर ये डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, मुझे बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए देखने के लिए। तो यहाँ पे अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग डेसिबल का यूनिट यूज़ करते हैं और लॉगरिथमिक ग्राफ यूज़ करते हैं। आई होप ये सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। इसकी मैं एक छोटी सी ये भी दिखा दूँ आपको। अच्छा, ये तो बना होगा। हाँ देखो, ये जो वोल्टेज गेन था ना, ये इन्होंने डिफरेंट वोल्टेज गेन दिए हुए हैं। ये 10,000 पे मेरे पास ये 80 वैल्यू दे रहा है, dB वैल्यू। तो मुझे रीड करना और अपना ग्राफ प्लॉट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, बड़े बड़े नंबर हमें नहीं लिखने पड़ते। दैट्स वाई हमें डेसिबल इंट्रोड्यूस किया गया मैथमेटिक्स के अंदर। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब डेसिबल लॉगरिथम आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं अब एक बॉडी प्लॉट बना रहा हूँ और लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहा हूँ। बॉडी प्लॉट आपके पास क्या होता है, बॉडी प्लॉट ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आप अपने गेन को प्लॉट करते हैं। ओके, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अपने गेन को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट हम इसके मज़ीद 2 हिस्से भी कर सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ अलग बना सकते हैं, इसके फेज़ एंगल का ग्राफ हम लोग अलग बना सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग बॉडी प्लॉट कहते हैं, राइट। बॉडी प्लॉट आगे आपके फर्दर सब्जेक्ट्स में, सिग्नल सिस्टम्स में, कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ बॉडी प्लॉट। और बॉडी प्लॉट लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर बनता है, लीनियर स्केल के ऊपर नहीं बनता, लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर बनता है। ओके, अब एक सिंपल सा आप RC सर्किट इमेजिन करो। ये एक RC सर्किट है, यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कुछ रिएक्टेंस होगी XC1 और 2πfc, और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। अब 2 केसेस मैं लेता हूँ, राइट। एक है कि जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी बहुत कम है यानी कि 0 हर्ट्ज़, और दूसरा है जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी हो बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर f की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये कोई मेगा हर्ट्ज़ में है या पता नहीं गीगा हर्ट्ज़ में है, तो ये नंबर उतना ज़्यादा छोटा होगा और इट वुड बी वेरी क्लोज टू 0, राइट। क्योंकि अगर ये 1000 में भी हो आपके पास आंसर मिली में आएगा, अगर ये मेगा में हो तो आपके पास आंसर माइक्रो में आएगा, एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू 0। तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्टेंस होगी वो 0 के बहुत करीब होगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एक शॉर्ट सर्किट के तौर पर यूज़ होगा।
जब ये होगा शॉर्ट सर्किट यहाँ से, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी वोल्टेज इस आर के अक्रॉस डेसिपेट हो रही है, तो वी इन इज इक्वल टू वी आउट। ओके, यही जो इनपुट वोल्टेज है वो सारी यहाँ पे डेसिपेट हो रही है और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, तो वी आउट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी इन। ये तो आपका हो गया पहला केस बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पे। अगर फ्रीक्वेंसी हो 0 हर्ट्ज़, फिर क्या होगा, आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0 और रिएक्टेंस हो जाएगी इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास हो गया ओपन सर्किट। ओके, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 0 हर्ट्ज़, दैट मीन्स कि इसकी रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, तो ये आपके पास एक ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, देयरफॉर आउटपुट के ऊपर आपके पास 0 वोल्ट आ जाएगी। ओके, अब इसी को हम लोग ज़रा प्लॉट करते हैं। अभी ये 0.707 जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सिंपल इसी को देखते हैं। जब 0 था फ्रीक्वेंसी आपके पास, तो फिर आपके पास गेन भी 0 हर्ट्ज़ के ऊपर आपके पास गेन 0 वोल्ट, मतलब वी आउट और वी इन आपके पास 0 है। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी हो, मैक्सिमम कितनी होगी ये अभी मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास गेन क्या है, 1। ओके, एक सिंपल आरसी सर्किट की हम बात करें, अभी हम लोग अपने बीजेटी या फैट एम्पलीफायर्स की बात नहीं करें, सिंपल आरसी सर्किट में गेन हमारे पास हो जाएगा 1। ओके, अच्छा ठीक है, ये एक्सट्रीम्स तो हम लोगों को पता चल गई कि इस वैल्यू के ऊपर मेरे पास गेन होगा 1 और यहाँ पे 0। ये मैं लाइन लगा दी है, ये सिर्फ समझाने के लिए। प्लॉट जो है ना एक्चुअली सिर्फ यूँ है, प्लॉट सिर्फ इसी तरह का ही है। ओके यार, बुक से दिखा देता हूँ मैं, इस तरह के प्लॉट हैं आप लोगों के पास, ये वाला प्लॉट है। ओके, ये शेड क्यों किया हुआ है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी, इस वक्त तक हम अपना जितना भी कोर्स ये पढ़ चुके हैं ना, इस कोर्स के अंदर हम लोग ये वाला जो बैंड है, इसको हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ, F2 माइनस F1। ये मैं इसकी तरफ अभी आता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इसी बैंड के अंदर ही अपना कोर्स पढ़ते आए हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि लो फ्रीक्वेंसीज़ या हाई फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हमारा सिस्टम किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, इसी बैंड के अंदर जब AC एनालिसिस करते थे, कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देते थे, DC एनालिसिस के वक्त कैपेसिटर्स को ओपन कर देते थे। ये चीज़ इस बैंड विड्थ के अंदर अप्लाई होती है, लो फ्रीक्वेंसीज़ और हाई फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर ये फ़लसफ़ा अप्लाई नहीं होता। तो यही काम हम लोग अब करें। अच्छा जी, अच्छा ये एक्सट्रीम्स तो मुझे पता चल गई। अब ये जो 0.707 लिखा हुआ है, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्या कहानी है। ओके जी, तो पहले तो ज़रा ये देखो, ये जो मैंने RC सर्किट बनाया हुआ था, इसी को अब मैं ज़रा वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपको पता है रिएक्टेंस है यहाँ पे, तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो वी आउट इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसके ऊपर वोल्टेज डिवाइडर लगा रहा हूँ, वी आउट किसके अक्रॉस, वी आउट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसकी वोल्टेज इज़ इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वीन डिवाइड बाय दिस प्लस दिस। ओके, सिंपल जो आप वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है यानी कि वी आउट है, दैट इज़ इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस, इस केस में रिएक्टेंस। ओके, सो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। आई होप कि रिएक्टेंस आप लोग पढ़ चुके होंगे नेटवर्क एनालिसिस में, मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा रिएक्टेंस क्या चीज़ होती है। चलो एनीवेज, नहीं पता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज़ है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनता है, ये चूँकि आपको पता है इमेजिनरी नंबर होता है, JX ही होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, राइट। अब हमने एक्सट्रीम देख ली है, पहली बहुत लो फ्रीक्वेंसीज़ पे, दूसरी बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे। अब हम एक स्पेशल केस एज्यूम करते हैं, जब हमारे पास जो XC है, जो इसकी रिएक्टेंस है, दैट इज़ इक्वल टू R। ओके, यानी कि XC की जगह पे मेरे पास R आ गया, फिर क्या होगा, 2R² बन जाएगा ये यहाँ पे,
और मैं सारी की सारी यहाँ आर स्क्वायर है आर बार निकाल के काट के, और ये इस तरह से मेरे पास 1/√2 इंटू वी आउट इज इक्वल टू 1/√2 यानी कि 0.707 इंटू वी आई। तो मेरे पास जो गेन बन जाएगा ना मैग्नीट्यूड गेन का, वो बन जाएगा 0.707 जब एक्सी मेरे पास आर के बराबर है। सो दैट मीन्स कि ये जो मैंने 0.707 लिखा हुआ था, ये क्या है मेरे पास, जब एक्सी आर के बराबर है तो ये क्या नाम है यार, यहाँ पे गेन जो है ना मेरे पास 0.707 है, और यहाँ पर जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी इसको मैं कहूँगा F1। ओके, F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, जब मेरे पास गेन था 0.707, राइट। ओके, इसको अब हम ज़रा डेसिबल्स में कन्वर्ट करते हैं। डेसिबल में मैंने आपको बताया कि अगर वोल्टेज गेन हो तो 20 लॉग, अगर पावर गेन की बात करूँगा तो मैं 10 लॉग करूँगा डेसिबल के हिसाब से। वोल्टेज गेन है तो 20 लॉग ऑफ दिस, ये मेरे पास -3 dB बनता है, राइट। और अगर मैक्सिमम वैल्यू हो यानी कि जब मेरे पास AV 1 के बराबर है तो फिर मेरे पास गेन क्या बनता है, 0 डेसिबल्स, राइट। एक दफ़ा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसने बड़ा प्यारा प्लॉट बनाया हुआ। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से कि जब F1 थी मेरे पास तब मेरे पास -3 डेसिबल था, जब F1 का आधा था तो -6, F1 का 1/4 था तो फिर -12। ये इस तरह से इसने एक पूरे का पूरा प्लॉट बनाया हुआ है आप लोगों के पास। ये आप लोग प्लीज़ जाके पढ़िएगा इसको आराम से घर में बैठ के। एक छोटी सी चीज़ इसमें रह गई है कि ये इसने निकाला किस टाइम है, वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, गेन वी आउट ओवर वी इन, मैंने जिस तरह अभी आपके सामने वोल्टेज डिवाइडर लगाया था ऊपर ये वाला, यही चीज़ ही दोबारा लिखी हुई है। यहाँ वेक्टर फॉर्म में था, इसको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसने लिख दिया R-JXE, वोल्टेज डिवाइडर सिंपली लगाया उसने। हाँ जी, वोल्टेज डिवाइडर ही था, मैं नाम भूल गया, पता नहीं क्या नाम था उसका। अच्छा, तो अब क्या किया है, अब R को यहाँ से एलिमिनेट किया पूरी, यानी कि फ्रैक्शन को R से डिवाइड किया तो XC ओवर R आ गया। और फिर मैंने क्या किया, XC की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2πfc इंटू R। अब देखो, मैंने एज्यूम जब किया हुआ था XC इज़ इक्वल टू R, ठीक, वहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी को नाम दिया था F1, राइट। तो F1 क्या हुआ, 1/2πRC। अब ये जो 1/2πRC यहाँ पे है ना, 1/2πRC एक्सेप्ट दिस सॉरी C 2πRC सॉरी एक्सेप्ट दिस F, तो ये मेरे पास क्या है, इस पूरे को मैंने लिख दिया F1, तो ये इस तरह से मेरे पास 1/1 - j F1 ओवर F बन गया। यानी कि ये वाला जो F है ये यहीं रह जाएगा, 2πCR F1 बन जाएगा। ओके, और ये चूँकि डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इधर ये न्यूमरेटर में आएगा, तो 1 - j F1 ओवर F। तो फिर क्या किया, ये मेरे पास एक रिलेशनशिप तो आ गया ना इस तरह से। अब यही चीज़ इसको, ये रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका फेज़ एंगल भी है, और फेज़ एंगल आपको पता है tan इनवर्स Fy ओवर Fx, जैसा हम लोग बनाते आ रहे हैं फेज़ एंगल। खैर, अगर आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूंगा कि ये मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल किस तरह निकाला जाता है प्लॉट के अंदर। तो एनीवेज, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला प्लॉट बनाया इस तरह का। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हम इसी में डालते गए हैं अपने हिसाब से। जब f इज़ इक्वल टू F1, जब f इक्वल टू 1/2 F1, 1/4 F1, 1/10 F1, तो हमारे पास किस तरह से प्लॉट आता गया। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बॉडी प्लॉट आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। ये बेसिस है जो हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बाकी ये तो मैथ कैड है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग BJT एम्पलीफायर को देखेंगे कि BJT एम्पलीफायर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम लोग किस तरह करते हैं। तो मैं ज़ाहिर इतने लेक्चर में इतनी बातें नहीं कर सकता, आप लोग प्लीज़ खुद इसको पढ़ें
क्योंकि ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेल्फ स्टडी की आदत डालें, ख़ुद आपको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। थैंक यू सो मच, सी यू देन।